डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पेपर 9 दक्षिण एशिया में सरकार अने राजनीति ब्लॉक 3 यूनिट 8, और इसमें हम पाकिस्तान का प्रोफाइल पढ़ रहे हैं, जिसमें राजकारणनु माळखुं अने प्रक्रियाओं, इसके चौथे भाग को आज हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई की रूपरेखा इस प्रकार है कि आज हम सैन्य शासन का दूसरा दौर यानी कि जनरल जियाउल हक काल और लोकतंत्र की बहाली गुलाम इसहाक खान का काल, इन दोनों ही काल जो है उसको हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सैन्य शासन का जो दूसरा दौर शुरू हुआ जियाउल हक के नेतृत्व में, फिर उसके बाद कैसे लोकतंत्र की बहाली होती है। तो इन दोनों ही जो बिंदु हैं इसको हम समझेंगे। सैन्य शासन का दूसरा दौर, जनरल जियाउल हक का काल। संविधान था उसको रद्द नहीं किया गया बल्कि उसको स्थगित कर दिया गया। जो 1956 में संविधान परिपूर्ण होता है, जिसको लागू किया जाता है, तो उसको रद्द नहीं किया गया बल्कि स्थगित कर दिया गया। और सितंबर 1977 में हम देखते हैं कि आपातकाल को हटाया जाता है, लेकिन मार्शल लॉ अभी भी जारी रहता है। राष्ट्रपति को एक तरह से औपचारिक भूमिकाएं निभाने दी गई। नागरिक स्वतंत्रताएं जो थी उस पर प्रतिबंध अभी भी बरकरार थी। तो जो सैन्य शासन का दूसरा दौर होता है उसमें संविधान की जगह मार्शल लॉ जारी रहता है और राष्ट्रपति एक तरह से औपचारिक रूप से अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरा करते हैं, पर नागरिक स्वतंत्रताएं काफ़ी प्रभावी रूप से प्रतिबंधित रहती हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो को एक राजनीतिक हत्या के षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो उस वक्त पाकिस्तान में एक शीर्षस्थ नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको एक पॉलिटिकल मर्डर जो होती है उसके षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर उच्च न्यायालय ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट भी जो पाकिस्तान का था वो इस निर्णय के साथ खड़ा रहता है और उसको बरकरार रखता है। अप्रैल 1979 यानी कि 1979 में भुट्टो को फांसी दी गई। इस तरह से जो ये राजनीतिक घटनाक्रम हुए इसको राजनीतिक प्रतिशोध माना गया और राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में पाकिस्तान की राजनीति में देखा गया। जिया ने प्रारंभ में 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने की घोषणा की। फिर उसके बाद देखा गया कि जियाउल हक किस तरह से अपने सैन्य शासन को आगे कंटिन्यू करना चाहता था, इसलिए बार बार बहाने बनाकर जो चुनाव थे, जो जनरल इलेक्शन थे, उसको टाले गए और इस प्रकार हम देखते हैं कि जनता में असंतोष बढ़ जाता है, राजनीतिक विरोध तेज हो जाता है। अब लोकतंत्र बहाली आंदोलन वहां पर जोर पकड़ने लगती है, जिसको कहते हैं मूवमेंट्स फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। मार्च 1981 में पीपीपी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व में कई दलों ने मिलकर एमआरडी का गठन किया। एमआरडी यही था कि मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि किस तरह से पाकिस्तान में फिर से नॉर्मलसी लाया जाए, लोकतंत्र की बहाली की जाए। और इसका उद्देश्य था कि लोकतंत्र की बहाली हो और सैन्य शासन का विरोध। जियाउल हक ने कुछ नागरिक मंत्रियों की नियुक्ति की और मजलिस ए शूरा का गठन किया। जो जियाउल हक था वो सैन्य शासन को जस्टिफाई करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए कुछ मंत्रियों को नियुक्त करता है जो एक नागरिकों के बीच में से रहते हैं, जो राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे होते हैं, और इस प्रकार एक मजलिस शूरा का वो गठन करते हैं। शूरा में 300 नामित सदस्य शामिल थे जिनका काम केवल सलाह देना था। इस्लामी जो रिवाज थे उसको लागू किए गए, नमाज वार्डन नियुक्त किए गए, इस्लामी बैंकिंग, जकात कटौती आदि की शुरुआत ये जियाउल हक सैन्य शासन काल की खूबी रही।
जिया ने धार्मिक वैधता प्राप्त करने और एक नया राजनीतिक ढांचा बनाने का प्रयास किया। नागरिक स्वतंत्रताएं, प्रेस और राजनीतिक गतिविधियां सख्त नियंत्रण में रहीं। सैन्य शासन में इन पर एक तरह से प्रतिबंध की स्थिति थी। अपराधियों और राजनीतिक विरोधियों को सार्वजनिक रूप से कोड़े और सजा दी गई। दिसंबर 1984 में राष्ट्रपति बने रहने के लिए जनमत संग्रह कराया गया। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार किया। बैलेट के अस्पष्ट भाषा और कम मतदान से जियाउल हक को मनचाहा परिणाम मिला। गैर पार्टी चुनाव, मार्च 1985। चुनाव गैर पार्टी आधार पर कराए गए। जो 1985 का इलेक्शन हुआ उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने राजनीतिक दल के नाम के साथ इलेक्शन नहीं लड़ी। राजनीतिक दलों को उम्मीदवार नामित करने की अनुमति नहीं थी। प्रचार, जुलूस, घोषणा पत्र आदि पर प्रतिबंध था। तो हम देख सकते हैं कि सैन्य शासन जो पाकिस्तान में रहा, जो जियाउल हक का दौर था, उसमें राजनीतिक घटनाक्रमों पर कितने प्रतिबंध थे, जो राजनीतिक प्रोसेस थे, पॉलिटिकल प्रोसेस थे, उस पर कितने प्रतिबंध लगाए गए थे। अधिकांश जो राजनीतिक दल थे, जिसमें पीपीपी भी थी, ने चुनाव का बहिष्कार किया। बेनजीर भुट्टो ने चुनाव में भाग नहीं लिया। बाद में उसको बेनजीर भुट्टो बोलती हैं कि वो एक उनका भूल था, उनको चुनाव के इस जनरल जो इलेक्शन था उसमें हिस्सा लेना चाहिए था। चौंकाने वाले परिणाम यहाँ सामने आते हैं। कई पीपीपी समर्थक उम्मीदवार जीत गए, जिया समर्थक उम्मीदवार हार गए, जिससे उनकी रणनीति जो थी वो विफल हो गई। मोहम्मद खान जुनेजो का उदय होता है। जिया जो मुस्लिम लीग के एक छोटे नेता रहते हैं, जो पाकिस्तान के राजनीतिक जो एक घटनाक्रम रहती है उसमें कहीं से भी एक बड़ा नाम नहीं होते हैं, फिर भी उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जुनेजो ने धीरे धीरे स्वतंत्र निर्णय लेना शुरू किया। नेशनल असेंबली के गठन के बाद दलों की आवश्यकता महसूस हुई। किसी भी देश में जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो बिना किसी राजनीतिक दल के संचालित नहीं हो सकती। तो राजनीतिक दलों को राजनीति और चुनाव में हिस्सा न लेने का जो प्रतिबंध था, इसकी एक तरह से खिलाफत हुई और राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता महसूस होने लगी पाकिस्तान की राजनीति में। राजनीतिक दलों को पुनः अनुमति दी गई। जुनेजो ने मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया। नई नेशनल असेंबली ने नामित मजलिस ए शूरा को प्रतिस्थापित किया। प्रधानमंत्री जुनेजो ने नेशनल असेंबली के उद्घाटन सत्र से पहले मार्शल लॉ को हटाने की मांग की। जनरल जिया ने कुछ संवैधानिक संशोधनों की शर्त पर इस बात की सहमति देते हैं। 8वें संशोधन की मुख्य विशेषताएं, जनरल जियाउल हक जो है वो एक 8वां संशोधन लेके आते हैं संविधान का, जिसमें राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने और नेशनल असेंबली को भंग करने का अधिकार मिला। तो एक तरह से देखा जाए तो जो पावर था वो पूरा जनरल जियाउल हक खुद में सेंट्रलाइज करना चाहता था। राष्ट्रपति को मिले अधिकार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और बर्खास्तगी, असेंबली भंग करना, कानूनों पर वीटो लगाना, चुनाव कराना, ये सब राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आ गया। सेना और न्यायपालिका के शीर्ष पदों पर जो नियुक्तियां थी वो भी राष्ट्रपति के हाथों चली गई। 1973 का संविधान संसदीय से राष्ट्रपति प्रणाली में बदला। 1996 तक बर्खास्त सभी प्रधानमंत्रियों पर इसी संशोधन के तहत कार्रवाई हुई। 1977 से अब तक जनरल जिया द्वारा किए गए सभी जो बदलाव थे उसको इससे वैधता मिल जाती है। तो जो 8वां संशोधन रहता है वो एक तरह से कहा जाए कि पाकिस्तान की राजनीति में सैन्य शासन ने जितनी तब्दीली की, जितने संविधान संशोधन किए, जो भी एक तरह से मनचाहे परिवर्तन वहां पर लेके आए, उसको एक तरह से वैधता मिल जाती है जब वो 8वां संशोधन को पास करते हैं। 1977 से अब तक जनरल जियाउल हक द्वारा जो बदलाव किए गए उसको वैधता मिल जाती है। एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का गठन का प्रावधान होता है, जो सिक्योरिटी काउंसिल बाह्य सुरक्षा के लिए न होते हुए सरकार की निगरानी के लिए रखा जाता है। मार्शल लॉ कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि समाप्त हुआ। जुनेजो प्रधानमंत्री और मुस्लिम लीग के नेता बनते हैं।
नागरिक शासन जनता को संतुष्ट नहीं कर सका। जो MRD आंदोलन था वो जारी रहता है, जो एक मूवमेंट था रिस्टोरेशन फॉर डेमोक्रेसी वो कंटिन्यू रहता है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो संकट है वो पाकिस्तान में गहराने लगता है। प्रांतीय असमानताओं को लेकर क्षेत्रीय आंदोलन और जातीय तनाव बढ़ा। यह वही दौर था जब हम देखते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वहां पर किस तरह से राजनीतिक संकट गहराता है। 1987 के स्थानीय निकाय चुनाव में जनता ने अपनी समस्याएं उठाई। जुनेजो अधिक स्वतंत्रता चाहते थे, इसलिए जियाउल हक से उनका टकराव होता है और 1988 में उनको बर्खास्त कर दिया गया। ठीक चुनाव से पहले 17 अगस्त 1988 में जनरल जिया की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। अब गुलाम इसहाक खान का काल, जो लोकतंत्र फिर से बहाल होता है, इसको हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति जियाउल हक की मृत्यु के बाद सीनेट अध्यक्ष होने के नाते गुलाम इसहाक खान राष्ट्रपति बने। सैन्य और प्रांतीय नेताओं के साथ आपातकालीन राष्ट्रीय परिषद बनाते हैं। अदालतों ने जिया द्वारा नेशनल असेंबली को जो भंग करना जारी रखा था, जो जियाउल हक ने जिसको जस्टिफाई किया था, उसको अवैध करार दिया। पार्टी आधारित चुनाव की घोषणा होती है, अनुमति दी जाती है अदालत द्वारा। अक्टूबर 1988 का चुनाव सेना के विरोध के बावजूद PPP जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। बेगम बेनजीर भुट्टो दिसंबर 1988 में प्रधानमंत्री बनती हैं और लोकतंत्र को फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रयास करती हैं। PPP ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जो केस थे वो वापस लिए, जितने भी यूनियंस थे उनसे प्रतिबंध हटाए। फिर 1989 से 90 का जो एक साल का पीरियड है, इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार PPP सरकार का पतन होता है। अविश्वास प्रस्ताव असफल रहा, लेकिन ISI पर विपक्ष को समर्थन देने का आरोप लगा। फिर हम देखते हैं कि जो सिंध प्रांत है वहां पर जातीय हिंसा बढ़ती है, MQM के साथ तनाव बढ़ता है PPP सरकार का। PPP जो सरकार है, कुशासन और आर्थिक विफलताओं के उन पे आरोप लगे। अगस्त 1990 में राष्ट्रपति जो गुलाम इसहाक खान है वो सेना की सहमति से जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार रहती है उसको बर्खास्त कर देते हैं। गुलाम मुस्तफा जतोई को अंतिम प्रधानमंत्री, जो इंतरिम प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे में नियुक्त किया जाता है और नवंबर 1990 के लिए नए चुनाव की घोषणा हो जाती है। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः परः